Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Please take a seat. The medium of interview is English? हिंदी सर. हिंदी. अपना परिचय दे रजनीश. सर मेरा नाम रजनीश पटेल है. मैं उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर ज़िले से आता हूँ. मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज से मैथमेटिक्स ऑनर्स में किया. लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन इंडियन पुलिस सर्विस में हुआ सर. और अभी मैं करंटली EOL पे हूँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पे. हाँ, वही चीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी कहीं भी. तो हम सर डाइव फॉर्म भरते समय मैंने ज्वाइन नहीं किया था तब तक. और बीच के तो हो गया था ये सर, लेकिन उसमें ये पूछा गया था कि आपने सर्विस ज्वाइन की है या नहीं. ये नहीं, इंटरव्यू में लिखा हुआ है, ये इंटरव्यू आपने अपेयर किया, उसमें आपने नो लिखा हुआ है. नहीं सर, ऐसा नहीं है. तो फिर अच्छा, ओके. नहीं, तो पिछला इंटरव्यू जो दिया था उसमें कितने मार्क्स आए थे आपके? 162 सर. उत्तर प्रदेश के निवासी. यस सर. उत्तर प्रदेश में एक दौर चला है जिसमें कई सिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनका नाम बदला गया है. कुछ उदाहरण देंगे? तो जैसे इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया है. फैज़ाबाद जो शहर था उसका नाम ज़िले का नाम बदल करके अयोध्या किया गया है. और ये 2 मेजर में रिकॉल कर पा रहा हूँ. हाँ, तो इस संबंध में ये मामला जो था ये सुप्रीम कोर्ट तक गया. सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या ऑब्जर्वेशन था, कुछ आइडिया है आपको? सर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के बारे में मुझे नहीं पता. अच्छा, आपका खुद का क्या विचार है? सर मेरा मानना है कि अगर किसी जगह का नाम बदल जाता है तो उसके कुछ सर्टेन पैरामीटर्स होने चाहिए. जैसे कि अगर किसी जगह की ब्रांड वैल्यू उससे बढ़ती है, उसके हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस उससे रिफ्लेक्ट होता है. दूसरी चीज़ कि कोई अगर हिस्टोरिकल डिस्टोर्सन हो गया है नाम में, जैसे उड़ीसा की जगह ओडिशा कर देना, कलकत्ता की जगह कोलकाता कर देना, तब भी बदला जाना चाहिए. और तीसरा ये है कि अगर वहाँ पे उसके चलते बहुत ज़्यादा विरोध पब्लिक कॉन्साइंस क्या है उसका, इन 3 पैरामीटर्स को मेनली ध्यान में रख के ही नाम चेंज किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट की धारणा ये है कि ये सब है वेस्ट ऑफ टाइम. उन्होंने कहा दिस इज ऑल अ वेस्ट ऑफ टाइम. बहुत ज़्यादा प्रेसिंग इश्यूज हैं, प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. ठीक है सर, मैं देख लूँगा. सिविल सर्विस रिफॉर्म्स. जी सर. क्या सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है इंडिया में? यस सर. अगर आपको एक फ्री हैंड दे दिया जाए कि सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के लिए आप कुछ जिम्मेदारी दी जा रही है, तो क्या करेंगे आप? सर कौन से रिफॉर्म्स आपके जहन में आएंगे? सर पहला रिफॉर्म मैं करूँगा कि जो सेकेंड ARC की रिकमेंडेशन थी कि स्पेशलाइजेशन होना चाहिए आफ्टर एक सर्टेन टाइम के बाद, जिसमें 14 ईयर्स के बाद बोला गया था कि आप एक फील्ड में स्पेशलाइज बनिए. पहला रिफॉर्म ये करना चाहूँगा. दूसरा रिफॉर्म सर मैं लेटरल एंट्री के लेवल पर करना चाहूँगा, जिसमें कि जॉइंट सेक्रेटरी या उससे एबव लेवल पर अब ये थोड़ी संख्या में हो रहा है, उसको बड़ी संख्या में एक संस्थागत तरीके से लेटरल एंट्री के प्रावधान हो. बड़ी संख्या में करेंगे तो फिर सिविल सर्विस एंट्रेंस एग्ज़ाम की पर ज़रूरत क्या पड़ेगी? सर दोनों तरीके से मैनेज किया जा सकता है. हमें जैसे आज के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे, डिपार्टमेंटल लेवल पे कुछ स्पेशलाइज लोगों की ज़रूरत होती है. उससे जो हमारी ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम है, जो बहुत सारे लोग फॉरेन में रिसर्च कर रहे हैं, उनके अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं वेरियस फील्ड्स में, इंडस्ट्री में अच्छा एक्सपोजर है उनको अगर हम ला के गवर्नमेंट में 2-4 साल के लिए उनको ले आते हैं, किसी प्रोजेक्ट में उनको यूज़ करते हैं, उसके बाद वो खुद चले जाते हैं. एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो आएँ, अपना कंट्रीब्यूशन दें और कुछ समय बाद चले जाएँ. तो इस बेसिस पे हम उनको रख सकते हैं. बाकी परमानेंट सिविल सर्वेंट्स तो हमारे पास यहाँ से अवेलेबल होते रहेंगे. जापान जो है वो अपने सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स जो है उसको एक अटेम्प्ट अलाउ करता है. यहाँ पर मल्टीपल अटेम्प्ट्स अलाउड है. क्या कोई केस है? दिस इज़ अ टोटल वेस्ट ऑफ नेशंस रिसोर्सेज. अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो जो यूथ है वो 10-10, 12-12 टाइम्स ट्राई करते हैं. पूरी लाइफ वेस्ट हो जाती है उनकी इसी में. ये सर इसके संदर्भ में 2 चीज़ें की जा सकती हैं. एक तो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स कम किए जा सकते हैं, एक खासतौर से उसकी एज लिमिट को कम किया जा सकता है 3-4 साल, ग्रेजुअली इसको कम किया जाना चाहिए. दूसरी चीज़ सर मुझे लगता है कि इसकी जो साइकिल टाइम लगता है एक एग्ज़ाम कंप्लीट होने में,
वो भी लगभग 1 साल लग जाता है, 1 साल से अधिक लग जाता है। तो इसमें भी ये सुधार, अभी संसदीय समिति की सिफारिश भी आई थी कि इसको हम घटा करके अगर साल भर में 2 एग्ज़ाम करा लें तो भी वो टाइम का जो नुकसान होता है वो कम हो जाए। धन्यवाद। रजनीश, यस सर। आप स्केचिंग करते हैं, यस सर। स्केचिंग और ड्राइंग में क्या फ़र्क होता है? सर स्केचिंग जो होता है वो रफली ड्रॉ करते हैं हम किसी चीज़ को, उसमें एग्जैक्ट डिपिक्शन होना ज़रूरी नहीं है। जबकि जब हम ड्रॉ करने की बात करते हैं तो एग्जैक्ट उसको डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये मेन मैं अंतर जो सबसे इम्पोर्टेंट समझ पा रहा हूँ सर। वो मेन अंतर नहीं है इसका, अगर आप सर्च करें तो आपको इसका सही अंतर पता चलेगा। ठीक है सर, मैं देख लूँगा। हाल में ही जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को हिंदी नाम दिया गया है, यस सर। तमिलनाडु में एक जज ने कहा कि मैं उसको पुराने अंग्रेज़ी नाम से ही बोलूँगा क्योंकि मुझको हिंदी नहीं आती है। आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है? सर चूँकि पुराना नाम हमने बदल दिया है और वैधानिक उसका नाम तो यही है, तो वो लीगली उनका वो अधिकार है, उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो इस प्रकार से अपना हिंदी के संदर्भ में विरोध दर्ज करा रहे हैं और वो पर्सनली क्या ऐसे उसको बोलते हैं, उनके स्वतंत्रता। नहीं, वो पर्सनली की बात नहीं है, वो तो एक सेंटिमेंट जाहिर कर रहे हैं कि तमिलनाडु में लोग हिंदी नहीं पढ़ते हैं तो हम हिंदी को नहीं समझते हैं, तो हम उसको क्यों बोलें? सर हमारे संविधान का अधिदेश भी यही है कि हमें हिंदी को सरकारी कामकाज की, ऊंचा बोलिए, तो आपके वॉइस में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लग रहा है। सर हिंदी के कामकाज की भाषा के रूप में, उसको सामासिक भाषा के रूप में प्रमोट करने का अधिदेश हमारे संविधान में मिलता है, जिसमें 17वां जो भाग है संविधान का, उसमें राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास की बात की गई है। तो उन विधानों का नाम जो कि कॉलोनियल लिगेसी में अंग्रेजी में लिखा गया था, उनको परिवर्तन किया जाता है। तो मुझे लगता है ये सकारात्मक परिवर्तन है और हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित करने का दायित्व केंद्र सरकार का है। ये तो आप पुराने कॉन्फ्लिक्ट को फिर से उजागर कर रहे हैं। 1950-60 से ही ये बात आ रही है कि सदर्न स्टेट्स कहते हैं हिंदी हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। सर हिंदी को थोपा जाने का मुझे नहीं लगता कि इस कानूनों के नामकरण से हिंदी को आरोपण उनके ऊपर किया जा रहा है। अगर उनके कंसर्न्स हैं तो हमें क्षेत्रीय भाषाओं के भी विकास, जो 18 भाषाएं हमने अनुसूचित की हैं, उन सभी 22 भाषाएं लगभग हैं सर, उनको हमें बढ़ाने के साथ साथ सभी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास करना चाहिए। लेकिन हिंदी को एक राजभाषा के रूप में विकास की जरूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि हिंदी एक संपर्क भाषा भी होनी चाहिए। और अगर हम तमिल को विकसित करें, साथ में हिंदी को भी विकसित करें, तो मुझे लगता है वो विरोध भी कम नजर। तो फिर इन तीनों का नाम तमिल में भी लिखना चाहिए, फिर इनका नाम गुजराती में भी लिखना चाहिए, फिर इनका नाम बंगाली में भी लिखना चाहिए। सर कानून का नामकरण इतनी अलग अलग स्तरों पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप बताइए भारत का गणित के विकास में क्या योगदान रहा है? सर गणित के विकास में नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो आर्यभट्ट जी थे, उन्होंने शून्य के आविष्कार का योगदान दिया था। आर्यभट्ट किस सेंचुरी के हैं? 11वीं सेंचुरी की बात आप कर रहे हैं? सर मैं उनकी टाइम लाइन रिकॉल। आर्यभट्ट तो शायद 4th सेंचुरी या 11th सेंचुरी की बात, पर गणित का विकास तो बहुत पहले से हो चुका है। सर वेदों में हमारे भी कुछ कैलकुलेशंस के लिए कॉन्सेप्ट दिए गए थे, जिसको हम वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं, जिसमें हम बहुत तेज़ी से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। वो वेदों से हमारी। वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ा है? नहीं सर, मैंने पढ़ा नहीं। अच्छा, हाँ, तो क्या कह रहे थे? वैदिक मैथमेटिक्स से हमारी कंट्रीब्यूशन की शुरुआत होती है, उसके बाद प्राचीन काल में हमने नहीं, तो सबसे मुख्य कंट्रीब्यूशन क्या है भारत का गणित के विकास में? सर नंबर सिस्टम के डेवलपमेंट। नंबर सिस्टम, यस सर। लेकिन अभी मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि मायन स्क्रिप्ट में नंबर सिस्टम को पहले डेवलप किया गया था। सर इसके रिगार्डिंग बहुत सारे डिबेट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं अरब्स ने डेवलप किया और कुछ लोग कहते हैं इंडियंस ने डेवलप किया। सही बात अभी भी नहीं समझा पा रहे हैं। बात है, लेकिन सही क्या है, एग्जैक्टली क्या चीज़ है? सर जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इंडियंस ने नंबर सिस्टम डेवलप किया, लेकिन वो पूरी दुनिया में इंडियंस के थ्रू नहीं पहुँचा डायरेक्टली। नहीं, नंबर सिस्टम की बात नहीं है, डेसिमल सिस्टम की बात। Okay, ये जो कॉन्सेप्ट है कि किसी नंबर के आगे 0 डाल दें तो उसका 10 गुना हो जाता है, एक और 0 डाल दें तो 100 गुना हो जाता है, ये किसी और सिस्टम में नहीं था। न्यूमरल सिस्टम तो लगभग सब इसमें था। डेसिमल सिस्टम, मैथमेटिक्स में 2023 में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? सर नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता इसमें, एबल प्राइज़ मिलता मिलता है। ठीक है, यस। ओके। हिंदी में आपने जो पढ़ाई की है वो
कैसे पढ़ा है? आपके फेवरेट राइटर कौन है या कवि कौन है, कुछ ऐसा है? सर मेरे फेवरेट राइटर फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। वो एक उपन्यासकार थे, 60s के दशक में उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे थे, खासतौर से आंचलिक उपन्यासकार लिखे थे। अगर मैं कवियों की बात करूं तो मुझे तुलसीदास जी और कबीरदास जी दोनों पसंद हैं। कबीरदास जी भी पसंद है? यस सर। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी किताब आपको सबसे अच्छी लगी? सर सबसे अच्छी उनकी मैला आंचल, जो कि मैला पहला आंचल। आंचलिक उपन्यास था। तो उस पर कोई फिल्म भी बनी थी? सर फिल्म में रिकॉर्ड नहीं बनी। कबीरदास की कौन सी लाइन, दोहा आप रिसाइट करना चाहेंगे जो सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करती है? सर पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो जो पंडित हो। उन्होंने जो शास्त्रवाद था, जो उसमें आडंबरवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था समाज के भीतर, और प्रेम का तत्व कमज़ोर हो गया था, क्योंकि सांप्रदायिक चेतना भी उनके समय में बढ़ गई थी। उसके लिए उन्होंने प्रेम के तत्व जो बल दिया है वो। चंद्रकांता संतति के बारे में क्या जानते हैं आप? सर चंद्रकांता संतति जो हिंदी का शुरुआती विकास जब हो रहा था 20वीं सदी के आसपास, उस समय की रचना है ये। और इसके जो रचनाकार हैं वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। गलत नाम मत लो। सॉरी सर। अच्छा ठीक है, चंद्रकांता संतति और गोदान में क्या फर्क है बेसिक? सर बेसिक जो डिफरेंस है वो यथार्थवाद का है। चंद्रकांता संत जैसे रोमांटिसिज्म ज़्यादा नज़र आता है चंद्रकांता संत जैसी रचना में। सर उस रचना को मैंने पढ़ा नहीं है, बाकी उसका जो साहित्य इतिहास लेखन में जितना डिस्क्रिप्शन आता है उतना ही जानता हूँ। उसमें रोमांटिसिज्म ज़्यादा नज़र आता है, नैतिक शिक्षा या आदर्शवाद के तत्व ज़्यादा नज़र आते हैं, और जो उसका नायक होता है उसमें अतिशय शक्तियाँ या अमानवीय या अप्राकृतिक तरीके से उनको शक्तियों को दिखाया जाता है। जबकि गोदान में यथार्थवाद है, और ये यथार्थवाद चरम यथार्थवाद है। अच्छा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। मैथ्स आपने पढ़ा है। यस सर। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को किसी आम आदमी को समझाने के लिए क्या अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं? सर एक बहुत बड़े क्षेत्र को अगर हमें पता करना हो, उसकी कैलकुलेशन करनी हो, एरिया हो गया, ऐसी चीज़ें हो गया, और उसका बहुत छोटा हमें डाटा पता हो, बहुत छोटी उसकी इंफॉर्मेशन हम निकाल लेते हैं, और उसके आधार पर लिमिट, सॉरी सर मैं उसको एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर। ओके रजनीश, यस सर। आप अंबेडकर नगर से हैं। यस सर। ये नामकरण आपके जिले का कब हुआ था? सर 1995 में। पुराना नाम क्या था? सर पहले ये ज़िला ही नहीं था, अयोध्या से अलग करके एक नए ज़िले का गठन किया गया था तब इसका। अयोध्या से? यस सर। सर फैज़ाबाद, उस समय नाम फैज़ाबाद था, अभी अयोध्या है, तो इसीलिए मैंने अयोध्या। नहीं तो उस एरिया का तो रहा होता है ना कुछ? यस सर, तहसील थी, अकबरपुर नाम था उस तहसील का। वो तहसील अभी भी अकबरपुर तहसील के रूप में है सर। यूपी में कुछ और अन्य शहरों के नाम अभी बदले गए हैं। यस सर। उसके बारे में आपका क्या विचार? सर मुझे लगता है कि ये नामों का परिवर्तन करने से कुछ शहरों की जो ब्रांड वैल्यू है, टूरिज़्म जैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ज़्यादा क्रिएट होती हैं। कुछ कन्फ्यूज़न भी होते थे पहले कि जैसे अयोध्या का ही संदर्भ लो, तो फैज़ाबाद पहुँचने पर लोग कन्फ्यूज़न होता था कि फैज़ाबाद कहाँ है, अयोध्या किधर है। तो वो कन्फ्यूज़न भी अब दूर हो गई, क्योंकि फैज़ाबाद से ज़्यादा लोग परिचित नहीं थे। जब मैं ही अपना परिचय देता था कहीं बाहर पे, तो अम्बेडकर नगर बताता था तो लोग नहीं जान पाते थे, फैज़ाबाद भी नहीं जानते। अयोध्या से ज़्यादा लोग परिचित थे, तो उस तरह से रीब्रांडिंग हो जाती है उस जगह की, और उसका टूरिज़्म अपॉर्चुनिटी ये सारी क्रिएट होती है। लेकिन साथ ही में सर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी आती है, उसमें सारे अमेंडमेंट्स करने होते हैं, तो इसकी एक निगेटिव साइड भी है सर। आपके ज़िले का जब से नाम बदला है तब से क्या वैल्यू एडिशन हुई है उस एरिया में? सर चूँकि ज़िले का नामकरण और नए ज़िले का गठन एक साथ हुआ था, तो नई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज जो बनी हैं, और उस तहसील के आसपास जो सिटीज़ के प्रोजेक्ट्स है कुछ, जैसे कि ओवरब्रिज का निर्माण हो, नए कार्यालयों का निर्माण हो, कुछ एक नए विद्यालयों का, इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हुआ, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये कुछ नई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हुई हैं नए ज़िले के गठन के बाद से। चूँकि अब आप ऑलरेडी पुलिस सर्विस में चयनित हो चुके हैं। यस सर। यूपी में एक और ट्रेंड अभी हम देख रहे हैं, बड़े जो ज़िले हैं वहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट यस सर। सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके
बेनिफिट्स बता दीजिए और 2 नुकसान। सर इसका एक बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो डुअल कंट्रोल था पुलिस के, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ऊपर, वो डुअल कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। इससे एक्शन में स्विफ्टनेस आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि फंक्शनल ऑटोनॉमी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कमिश्नरेट लेवल पर उन पुलिस को मिल जाएगी। और जो पहले हायरार्किकल कंट्रोल और ऑपरेशनल कंट्रोल होने के चलते एक ही आदमी पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पाती थी, वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना भी आसान हो जाएगा। अगर मैं उसके नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करूं तो जो पुलिस सिस्टम में अभी लोगों का ट्रस्ट उतना नहीं है जितना, और डीएम के संदर्भ में कई बार लगता था कि लोग कॉन्फिडेंस ज़्यादा फील करते थे। ये कंसर्न जाहिर किया जा रहा है कि ये एक कंसर्न पब्लिक की तरफ से आ सकता है। दूसरी चीज़ सर ये है कि अगर अकाउंटेबिलिटी एक ही आदमी के ऊपर फिक्स कर रहे हैं तो वो एक्शन कितना बैलेंस जजमेंट होगा किसी सिचुएशन में, इसका भी कंसर्न जाहिर किया जा रहा है। क्योंकि 2 लोग मिलकर अगर उसमें कोऑपरेशन के साथ काम करते और एक सिंगल व्यक्ति डिसीजन लेगा तो ये एक भी कंसर्न है। एक अंतिम प्रश्न आपसे है, लॉ एंड ऑर्डर से ही संबंधित है चूँकि आप पुलिस का पार्ट हैं। कम्युनल हिस्ट्री यूपी की, उसमें पिछले 5-7 साल में कमी आने के क्या कारण हैं? सर पिछले 5-7 साल में एनसीआरबी के जो डाटा है, कोई भी कम्युनल वायलेंस वहाँ पे नहीं हुआ है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी सरकार ने अपनाई है, जो भी ऐसे लॉ एंड ऑर्डर इशूज़ को क्रिएट करता है। दूसरी चीज़ है कि सरकार ने स्विफ्टनेस दिखाई है एक्शन में, प्रिएंटिव मेजर्स लिए गए हैं। जैसे कि किसी जगह पे ऐसी सिचुएशन उपजने की स्थिति बनती है तो पुलिस स्विफ्टली एक्शन लेती है। तीसरी चीज़ है सर कि पॉलिटिकल लेवल पर भी एकदम क्लियर मैसेजिंग हुई है नीचे तक, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन तक, कि इस तरह के एलिमेंट्स के साथ सख्ती से निपटना है। इन 3 एक्टिविटीज़ ने और पुलिस के स्विफ्ट एक्शन ने, मुझे लगता है, और जीरो टॉलरेंस ने कंट्रीब्यूट किया है कि इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। लेकिन जिन जिलों में नॉर्मली कम्युनल वायलेंस देखा गया था पहले, उनमें तो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है नहीं, पुराना ही सिस्टम चल रहा है। यस सर, नेशनल पुलिस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसने बेसिकली 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहले ही पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की बात की थी, क्योंकि शहरों में क्राइम जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें रिएक्शन भी स्विफ्ट चाहिए होता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लाने से चीज़ें सही हो जाएंगी, उसमें अदर एस्पेक्ट्स भी शामिल होते हैं। और ये ऐसा भी नहीं है कि डुअल सिस्टम में हमेशा पुलिस की परफॉर्मेंस ख़राब होती है, अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। थैंक यू। ये आपने लेटर एंट्री की बात करी, यस सर। ये कोई नई चीज़ है या चली आ रही है काफ़ी टाइम से? सर पहले से चली आ रही है, वो संस्थागत स्तर पर नहीं थी। अभी 2-3 साल पहले से सरकार ने उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पर कुछ लेटरल एंट्रीज़ की शुरुआत की है। और इसकी रिकमेंडेशंस बहुत पहले से सेकंड ARC ने 2007 के आसपास दी थी। किसने दी थी? सेकंड ARC ने सर। वन वेरी वेरी वेल नोन नेम इन इंडिया जो लेटरल एंट्री से सेक्रेटरी बने थे इन दी फाइनेंस मिनिस्ट्री, कौन थे? सॉरी सर, मैं उनका एग्जैक्ट नेम याद नहीं कर पाऊँ, लेकिन 1992 के रिफॉर्म्स जब हुए थे तो मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, अ वेरी वेरी वेल नोन नेम जो लेटरल एंट्री से फाइनेंस सेक्रेटरी बने या सेक्रेटरी इन दी फाइनेंस मिनिस्ट्री। सॉरी सर, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। सर मैं उनकी पोस्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा था, नाम मैं वही बताने जा रहा था। ही वॉज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, सेक्रेटरी इन दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, UGC के चेयरमैन रहे हैं, मल्टीपल पोस्ट ही है। अच्छा, ये लेटरल एंट्री की हम जब भी बात करते हैं ऐसा लगता है कि लेटरल एंट्री इनटू द IAS, करेक्ट? सर IAS के संदर्भ में नहीं, किसी भी प्रोजेक्ट में हम उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। हाँ, बट बिकॉज इट इज ब्रॉडली गवर्नेंस, Yes, sir. उस हिसाब से कह रहा हूँ। यस सर। तो अब मैं इस चीज़ को अगर थोड़ा आगे एक्सटेंड करूँ, व्हाई नॉट इन द पुलिस? क्योंकि पुलिस में एक एक्सपीरियंस जो होता है, एक ही फील्ड है और उसमें शुरुआत से ही आदमी काम करते करते स्पेशलाइजेशन 10-15 साल के बाद हमारे पास जो एक्सपीरियंस होगा, जो बाहर से आदमी आएगा उसका पुलिसिंग में अनुभव नहीं होगा। दूसरी चीज़ सर, पुलिस इज आंसरेबल टू द लॉ। वहाँ तो पे IAS ऑफिसर्स आर नॉट आंसरेबल टू द लॉ? सर डायरेक्टली दे बी केयरफुल, सोच के बोलो। सर पुलिस का मुझे लगता है कि एक ऐसी फील्ड है जिसमें से बाहर से लाने से वो उतने एक्सपीरियंस लोग नहीं आएंगे। क्यों? कोई क्रिमिनोलॉजिस्ट आ सकता है, सम लीगल एक्सपर्ट कैन कम। ऐसे लोगों को सर हम ला सकते हैं पुलिस नहीं तो अभी तो आपने कहा नहीं ला सकते हैं, अब आप कह रहे हैं ला सकते हैं।
सर मेरा जब मैं पुलिस में लेटरल एंट्री की बात कर रहा था तो जो कर्मी होते हैं फील्ड में काम करने वाले ऐसे लोगों की बात कर रहा था। हम फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इफ वी आर टॉकिंग ऑफ लेटरल एंट्री एट जॉइंट सेक्रेटरी लेवल, यस सर। तो पुलिस में भी वी आर टॉकिंग एट अ फेयरली सीनियर लेवल, करेक्ट? यस सर। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर मुझे लगता है एक्सपर्टीज़ गेन करने के लिए उनको रख सकते हैं, हम उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। लेकिन जो पोस्ट हमारे हैं जैसे DGPs की पोस्ट हो गई या जिसमें हायरार्किकल कंट्रोल और ऑपरेशन कंट्रोल की बात होती है, मुझे लगता है कि वो जो पहले से चला आ रहा सिस्टम है उसको ये भी कंटिन्यू। आपने हियरार्की एंड कंट्रोल की बात करी, यस सर। तो इसको डिफरेंशिएट करिए, हियरार्की एंड कंट्रोल इन द IPS एज कम्पेयर टू IAS। सर IPS में हायरार्किकल कंट्रोल की बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर है तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, उसके ऊपर DIG, फिर वो ठीक है, दैट आई नो। ब्रॉडली आई एम सेइंग फर्क क्या है? सर जो हायरार्किकल कंट्रोल IAS का है उसका रिगार्डिंग में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं। ओके, लास्ट सवाल करूंगा। अभी मैं ये पेपर में देख रहा था, इन बिहार देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, EBCs। यस सर। ये क्या होता है? कैन यू एटलीस्ट ट्राई एंड डिफाइन कि इफ आई से एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास? सर वहाँ पे एक सब कैटेगराइजेशन किया गया है। जो बैकवर्ड क्लासेज अदर जगह पे हम उनको OBC कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, उसमें हम सबको एक साथ ले लेते हैं और उनको रिजर्वेशन एक साथ 27% का मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद मिला हुआ है। लेकिन बिहार में जो हुआ था 1970 के आसपास ही वहाँ पे सब कैटेगराइजेशन कर दिया गया था। वहाँ के जब चीफ मिनिस्टर थे कर्पूरी ठाकुर जी, उन्होंने उसको कैटेगराइज करके रिजर्वेशन की पॉलिसी मंडल कमीशन के पहले ही शुरू कर दी थी। तब से वो EBC एक नई कैटेगरी वहाँ पे बनी हुई है। थैंक यू। रजनीश, यस सर। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। यस सर। बुलडोज़र सिस्टम ऑफ जस्टिस, इस पे कुछ कमेंट कीजिए। सर बुलडोजर सिस्टम ऑफ जस्टिस मुझे लगता है कि जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट है। हालांकि कुछ एक्शंस जब बुलडोजर इसको सिस्टम कहा जाता है, जब पुलिस से जाके एंटी एनक्रोचमेंट प्रोविजंस करती वहाँ पर, या एंटी गैंगस्टर लॉ जो 1986 का है उत्तर प्रदेश का, उसके अंतर्गत जब कुछ कार्रवाइयाँ होती हैं उन्हीं को संदर्भ बनाकर ये टर्म दिया जाता है। ओके, आप इससे सहमत नहीं हैं? सर उसमें मुझे लगता है कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है, क्योंकि जो एंटी गैंगस्टर लॉ है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसर्न जाहिर किया था कि वहाँ पे अगर किसी ऑफिसर को लगता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि इन्होंने ये प्रॉपर्टी एंटी गैंगस्टर एक्टिविटी के तहत बनाई है, तो उसको बिना किसी जुडिशियल डिसीजन के ही अटैच किया जा सकता है पहले। बाद में इशू ये हो सकता है कि वो आदमी अगर गिल्टी फाउंड नहीं होता है तो सरकार से रिकवरी हो सकती है। तो ये पहले जजमेंट के पहले ही एक्शन ले लेना, मुझे लगता है कि इसमें सुधार हो सकता है। ओके, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। लेट्स से UPSC नहीं है, ठीक है, और आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे? सर मैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में कुछ स्टार्टअप करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से आपका Yes, बैकग्राउंड, ठीक है। वो स्टार्टअप आप कहाँ पे करना चाहेंगे? सर मैं अपने क्षेत्र में ही करना चाहूँगा, अपने ज़िले के स्तर पर। अम्बेडकर नगर में? यस सर। तो आपको वहाँ पे सफिशिएंट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स मिल जाएंगे? सर मैं उसके लिए सर्विसेज उनकी ले सकता हूँ, ऑनलाइन सर्विसेज मिल सकती हैं। आजकल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए इंडिया मार्ट एक बहुत अच्छी साइट है जहाँ पे मशीनरी अवेलेबल होती है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। जैसे अभी मैंने एक केस पढ़ा था मणिपुर में, एक SDPO उस दूरस्थ एरिया में भी उनको ज़रूरत थी कि पेट्रोलिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए एक ऐप की, तो उन्होंने हार्वर्ड के कुछ फ्रीलांसर से कांटेक्ट किया, कॉन्सेप्ट नोट बना के दिया और उन्होंने सारे सॉफ्टवेयर अपडेट करके उनको दे दिए थे। तो इस तरह के। जैसे आपने बताया भी आपका बैकग्राउंड भी एग्रीकल्चर का है। यस सर। ठीक है, वुमेन सोसाइटी की बात करते हैं, वुमेन स्टेटस की सोसाइटी में यस सर। तो बहुत बुरा है, और यूपी में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। यस सर। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट इसमें आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट भी उसका एक पार्ट है, और क्या क्या पार्ट हो सकते हैं? सर एक तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो महिलाओं को भागीदारी समाज में रोकता है। दूसरी चीज़ है सर उनको रिसोर्सेज की एक्सेसिबिलिटी होनी, जो वो उसकी शुरुआत घर के स्तर पर होती है। तीसरी चीज़ होती है सर डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन, और चौथा होता है जो वो कार्य कर रही हैं उसका रिकग्निशन। 3R का कॉन्सेप्ट आता है, जो महिलाओं के द्वारा ऐसे कार्य किए जाते हैं जिनके वेतन नहीं मिलता, रिकग्निशन नहीं मिलता, उसके लिए हमें रिकग्निशन करना चाहिए, उस काम को रिड्यूस करना चाहिए, और तीसरी चीज़ पे उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट से वुमेन का स्टेटस बढ़ता है, आप ये मानते हैं? यस सर। ठीक है, रिसेंटली नरेगा ने अपना डेटा रिलीज़ किया, उसमें अप्रोक्सीमेटली 60% पार्टिसिपेशन वुमेन्स का इज़ देयर। यस सर। ठीक है, तो इससे क्या वुमेन का स्टेटस बढ़ा है ग्राउंड रूट लेवल पे? यस सर,
मेरे पास इसका डाटा नहीं है, लेकिन अपनी जो एनालिसिस है, मुझे लगता है कि अगर उनके पास इनकम आती है तो उनका जो खर्च होता है, एक तो अपने जो कंसर्न्स हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन के लेवल पर हो, अपने बच्चे के एजुकेशन के लेवल पे हो, घर के भोजन के लेवल पर, उस पर ज़्यादा अच्छे से वो कंट्रीब्यूट कर पाती हैं। और जब उनके पास इकोनॉमिक अथॉरिटी आती है तो उस डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता है, तो इससे वुमेन एम्पावरमेंट होता है और सोसाइटी में उनका स्टेटस भी, अगर पुरुष सदस्य द्वारा परिवार के, उनकी बातें अधिक सीरियसली सुनी जाती हैं, ऐसा देखा गया है। जिसमें कि जब हमने पंचायती राज सिस्टम लेके आए, उनको आरक्षण दिया गया, उस संदर्भ में भी ये कंसर्न जाहिर किया जा रहा था कि एम्पावरमेंट से सोशल स्टेटस इंप्रूव नहीं हो सकता है। लेकिन अभी के रिजल्ट्स कुछ सर्वेज बताते हैं कि डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है। ओके, थैंक यू सर। कब है आपका इंटरव्यू? 7 फरवरी को सर। 7 फरवरी। मॉक्स कितने कर लिए आपने? सर ये 3rd है मेरा। 3rd है। यस सर। ज़्यादा मॉक्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यू आर वेल प्रिपेयर्ड। ओके सर। आपको क्या लगा कि सर मैं 100 मूल्यांकन? मैथ्स में मेरी तैयारी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, तो कैलकुलस वगैरह के क्वेश्चंस, इंडियन नहीं, कंट्रीब्यूशन। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि एक अगर आप ट्रेन पर ट्रैवल कर रहे हैं, कोई आदमी ट्रेन पर ट्रैवल कर रहा है, तो ट्रेन की इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है वो आपको डिफरेंशिएशन से पता चलेगी, और कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया वो इंटीग्रेशन से पता चलेगा। थैंक यू सर। हम्म। और उसके अलावा मुझे लगता है कि जो पुलिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हाइपोथेटिकल हैं, जिसमें सर के साथ में हायरार्किकल कंट्रोल नहीं बता पाया, और उसके अलावा लेटरल एंट्रीज के जो सारे एस्पेक्ट हैं, उसमें एससी का वर्डिक्ट आपने पूछा, वो सारी। तो देखिए, एक्चुअली रजनीश, आप ऑलरेडी इंटरव्यू बोर्ड के सामने जा चुके हैं। यस सर। और आपको एक बहुत प्रतिष्ठित सर्विस मिली हुई है। यस सर। तो यू आर बेटर ऑफ देन 99.9% ऑफ द पीपल हु कम हियर। वो अप्रिशिएट कीजिए कि यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड स्पेस। अब आप की जो ट्रैजेक्टरी है वो केवल ऊपर ही हो सकती है। यस सर। यहाँ पर लोग आते हैं 10-10, 12-12 बार ट्राई कर रहे हैं, कोई फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट नहीं है, दे आर लिटरली पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी। तो जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तब यू विल बी क्लीन शेवन। यस सर। और आपके बाल जो हैं वो थोड़ा छोटे और कराना। छोटे नहीं, ठीक तरीके से बने होने चाहिए। Yes. मतलब निकले नहीं होने चाहिए, स्पाइकी नहीं होने चाहिए। ठीक है सर, वो सही कहा। वी वुड वांट टू सी फ्यूचर IAS ऑफिसर कमिंग। यस हियर। यस। और आपको पता ही है कि मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं दे कम फ्रॉम डैफ, करंट इवेंट्स, सब्जेक्ट। यस सर। ज़्यादातर तो यही आते हैं। यस। इन पर पकड़ जो है वो पूरी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। ठीक है सर। तो जो टाइम जो बचा है, टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, तो उसमें ये सब थोड़ा सा रिवाइज कर लें, जिससे कि अगर इस टाइप एसेंशली टेस्ट ऑफ नॉलेज तो है नहीं, ये तो आप भी जानते हैं, टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी है। यस। तो अगर नहीं आता है तो उसमें फिर हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत है नहीं, उसको एक तरफ करके आगे चलिए विद कॉन्फिडेंस। ठीक है सर। बेस्ट ऑफ लक, यू विल डू वेरी वेल। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ऑल द ऑल द बेस्ट। बेस्ट। थोड़ा सा वॉइस अपना लेवल रेज करो। आपने कहा था, ठीक है सर। आप अभी बहुत सबड्यूड तरह से बोल रहे हो। ठीक है ना? ठीक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ और वॉइस को यू आर एन IPS ऑफिसर। ठीक है सर, बढ़ा। थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा दंगा volume नियंत्रण लाके- कैसे करेंगे? ठीक है सर, बढ़ा दो। थोड़ा सा वॉल्यूम ला के यस। गर्लिश टोन में। एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दें, ये दोनों बटन जो है आप अंदर आके खोलते हैं, यस। तो एक बटन लगा के आइए, उसको खोल लीजिए। ठीक है सर। 2 बार टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है सर। वो अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है सर। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।